धरती पर बर्फ जीवन चक्र की एक अहम जरूरत, प्रकृति की अद्भुत संरचनाओं में से एक। इस बर्फीली चादर का मुलायम सफेद जादू हमेशा से लुभाता रहा है। सर्दियों में चौतरफा बर्फ से ढके ये पहाड़ मन को सुकून भरा आनंद देते हैं। वो लोग जिन्हें रोमांच पसंद है, उनके लिए यहां बहुत कुछ है। स्कीइंग, स्नोबोर्डिंग और आम लोगों के लिए बर्फ के गोलों का खेल। धरती, पेड़ पौधे, सब कुछ सफेद। ये नजारा स्वर्ग सा एहसास कराता है। लेकिन कौन जानता है कि कब ये स्वर्ग सी दिखने वाली सफेद चादर कुछ पल में ही जानलेवा तबाही में बदल जाए। हिमस्खलन अचानक ही होते हैं, लेकिन हिमस्खलन आने से पहले के कई चेतावनी भरे संकेत भी मिलते हैं। एक जरा सी हलचल भी कभी कभी एक भयानक हिमस्खलन को जन्म दे सकती है। हिमस्खलन हर साल दुनिया भर में सैकड़ों लोगों की मौत का कारण बनते हैं। इनमें से ज्यादातर स्नोमोबाइलर, स्की करने वाले और स्नोबोर्डर्स शामिल हैं। हिमस्खलन से जुड़ी कई भयंकर घटनाएं घटी हैं, जिनमें न जाने कितनी जिंदगियों की बलि चढ़ गई। उदाहरण के तौर पर प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 24 घंटे के अंदर भारी बर्फबारी और मानव निर्मित विस्फोटकों की वजह से हिमस्खलन की एक श्रृंखला में बहुत सारे इटालियन और ऑस्ट्रियाई सैनिकों की मौत हो गई। मई 1970 पेरू का ग्रेट पेरुवियन भूकंप, ये मानव जाति के इतिहास में दर्ज हिमस्खलनों में सबसे घातक हिमस्खलन साबित हुआ। लगभग 20,000 लोग मारे गए। 1979 में लाहौल घाटी के गांवों में हुए हिमस्खलन में दबकर लगभग 254 ग्रामीणों की जीवन लीला समाप्त हो गई। माना जाता है कि हिमस्खलन की वजह तीव्र हिमपात था, जिसने पूरी घाटी को 5 मीटर बर्फ के नीचे दबा दिया। 2002 कोलका ग्लेशियर के आंशिक रूप से खिसकने से लगभग 125 लोग मारे गए। ये हिमस्खलन रूस के उत्तरी ओसेशिया में काज़बेक मस्सीफ के उत्तरी ढलान पर हुआ था। हताहत होने वालों में एक फिल्म शूटिंग टीम भी थी, जिसमें प्रसिद्ध रूसी अभिनेता सर्गेई बोड्रोव जूनियर भी शामिल थे। 2012 में सियाचिन क्षेत्र में होने वाले हिमस्खलन की घटनाओं के 138 लोग शिकार बने। सैनिक और सिविल कर्मचारी शामिल थे। फरवरी 2015 में अफगानिस्तान में कई घातक हिमस्खलनों ने तबाही मचा दी। इस आपदा में तकरीबन 310 लोग हताहत हुए। आइए समझते हैं कि हिमस्खलन होता क्या है। हिमस्खलन किसी ढलान वाली सतह, जैसे कि पहाड़ पर तेजी से हिम के बड़ी मात्रा में होने वाले बहाव को कहते हैं। दूसरे शब्दों में, बर्फ के क्रिस्टल जमीन तक आने से पहले विभिन्न परिवर्तनों से गुजरते हैं और जमीन तक पहुंचते पहुंचते ये क्रिस्टल्स आपस में जुड़कर बर्फ के एक भारी पैक में बदलना शुरू हो जाते हैं। लेकिन नई बनती हुई परत और मौजूदा परत के बीच तापमान अंतर के चलते आपस में जुड़ने वाली परत का तापमान बदलने लगता है, जिससे क्रिस्टल्स पिघलना शुरू हो जाते हैं और हिमपुंज अलग अलग कोणीय आकार अपना लेते हैं। इस प्रकार बीच में रिक्त स्थान या दरार सी बन जाती है और नमी दो परतों के बीच चिकनाई का काम करती है। ऐसी स्थिति में मानव जनित या प्राकृतिक तौर पर एक जरा सी हलचल भी असंतुलन पैदा कर सकती है, जिससे ऊपरी परत नीचे की ओर खिसकने लगती है और नतीजा हिमस्खलन। ढलान पर नीचे जाता हुआ हिम गति पकड़ने लगता है, जिससे बर्फ की धारा बनती है
और हवा में ऊंचे उठते हुए बर्फीले कणों का बादल सा छा जाता है। जैसे जैसे बर्फ का ढेर नीचे की ओर बढ़ता है, इसमें बर्फ की और भी मात्रा शामिल होने लगती है। पूर्ण विकसित हिमस्खलन का वजन 1 मिलियन टन जितना हो सकता है। ये 320 किलोमीटर प्रति घंटे से भी तेज रफ्तार पकड़ सकता है। हिमस्खलन जब मनुष्य के जीवन और संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है, तब ये आपदा को जन्म देता है। हिमस्खलन ढलानों पर तेजी से फिसलकर रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह कर डालता है। इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि समय रहते ही हिमस्खलन के बचाव उपायों को अपनाया जाए। सामान्यतः हिमस्खलन 2 तरीके के होते हैं। पहला सतही हिमस्खलन, जिसमें नई बनी हुई बर्फ की परत मौजूदा परत पर फिसलती है। दूसरा पूर्ण हिमस्खलन, जहां बर्फ की एक पूरी जमी हुई ढलान के धरातल पर मलबे के साथ खिसकती है। किसी भी हिमस्खलन के लिए 3 कारक मुख्य रूप से जिम्मेदार होते हैं: भारी बर्फबारी, कमजोर परत, तीसरा किसी भी तरह की हलचल। जब ढलानों पर ज्यादा बर्फ जमा हो जाए तो ऐसे में भारी वर्षा, स्की वाहनों से होने वाला शोर और कभी-कभी जानवरों के ढलानों पर चलने से हिमस्खलन सक्रिय हो सकता है। ज्यादातर हिमस्खलन 30 से 45 डिग्री के पहाड़ी ढलानों पर होते हैं। हिमस्खलन के लिए भूकंप भी एक बड़ा कारक है। हाल ही में 2015 में नेपाल में आए भूकंप के दौरान हिमस्खलन में 200 पर्वतारोहियों का एक दल फंस गया, जिसमें 18 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हुए। एक आम धारणा रही है कि लोगों के चिल्लाने या ऊंची आवाज करने से भी हिमस्खलन हो सकता है, लेकिन वैज्ञानिक इस अवधारणा को नहीं मानते। यूं तो सभी ऊंची श्रेणी के पर्वत हिमस्खलन की चपेट में हैं, लेकिन चूंकि हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, इसलिए यहाँ हिमस्खलन का खतरा सबसे ज्यादा बना रहता है। हिमालय पर हर समय लगभग 18,000 फीट स्थायी बर्फ जमा रहती है और बर्फबारी के दौरान ये पूरी पर्वतीय श्रृंखला बर्फ से ढक जाती है। हिमालय से लगे घनी आबादी वाले सीमावर्ती क्षेत्र जैसे कि जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से काफी संवेदनशील है। इसलिए इन इलाकों में सेना की नियमित गतिविधियां जारी रहती है, जो कई बार हिमस्खलन से प्रभावित होती है। Now 10 soldiers have been confirmed dead in the avalanche that struck Jammu and Kashmir. हाल ही में 26 जनवरी 2017 को जम्मू कश्मीर के गुरेज सेक्टर में हिमस्खलन की वजह से 10 सैनिकों की मौत हो गई। इसी साल 21 फरवरी को हिमाचल के लाहौल स्पीति इलाके में हिमस्खलन की कई घटनाएं दर्ज की गई। एक के बाद एक हो रही इन हिमस्खलन की घटनाओं ने संपर्क मार्गों को पूरी तरह बाधित कर दिया, जिससे सैनिक गतिविधियां और आम जीवन प्रभावित हुआ। सीमा से लगी इन सड़कों पे सेना का आवागमन बिना बाधित हुए लंबे समय तक बना रहे, इस जरूरत को ध्यान में रखते हुए भारत में हिम और उससे जुड़े पहलुओं के अध्ययन एवं अनुसंधान के लिए DRDO के अंतर्गत 1969 में हिम एवं अवधाव अध्ययन संस्थान सासे की स्थापना की गई। पिछले 40 वर्षों में इस संस्थान ने एक प्रभावशाली वैज्ञानिक और तकनीकी ढांचा तैयार किया है। हिमस्खलन का पूर्वानुमान, कृत्रिम हिमस्खलन, संरचनात्मक नियंत्रण और इस आपदा से संबंधित जागरूकता पैदा करना इस संस्थान की गतिविधियों का प्रमुख हिस्सा है। The broad role of सासे का सबसे अहम कार्य है अवलांच का पूर्वानुमान कर इसकी सूचना आर्मी और आम लोगों तक पहुंचाना, और साथ ही साथ अवलांच के दौरान बचाव के विभिन्न तरीकों से लोगों को अवगत कराना। इसके अलावा अवलांच से बचाव के लिए रिमोट सेंसिंग और माउंटेन मेटलर्जी का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसा कि ये पूरा जोखिम मौसम से संबंधित है, इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि मौसम चक्र और उनके बदलते हालात की पूरी जानकारी रखी जाए। इसके लिए जगह जगह हिमस्खलन पूर्वानुमान केंद्र और पर्वतीय मौसम विज्ञान केंद्रों की स्थापना की गई है। हिमालय में
पर्वतीय मौसम विज्ञान के विकास के लिए सेना, भारत मौसम विज्ञान विभाग, राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र, भारतीय वायुसेना और गृह मंत्रालय के सहयोग से एक मंत्रालयों के अधीन साझा परियोजना शुरू की गई है। हिमस्खलन की बेहतर समझ के लिए मनाली में एक हिम क्षेत्र मुख्यालय स्थापित किया गया है, जहां 24 घंटे अनुसंधान किया जा रहा है। सेना के लिए ये मुख्यालय बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ सैनिकों को कठिन परिस्थितियों का सामना करने के लिए पूरी जानकारी दी जाती है। तो मैक्सिमम मूवमेंट जो है वो इधर से होती है। अब मैक्सिमम मूवमेंट इधर से होगी तो एवलांच एक्टिविटीज भी सबसे ज्यादा है। टेम्परेचर वेरिएशन है, यहाँ बर्फ भी सबसे ज्यादा गिरती है। हिमस्खलन के जोखिम को कम करने में सबसे महत्वपूर्ण है मौसम की सटीक जानकारी और हिमस्खलन का पूर्वानुमान। इसके लिए केंद्रीय और पश्चिमी हिमालय में 48 मैनुअल और 50 स्वचालित मौसम अवलोकन केंद्र स्थापित किए गए हैं। साल 2019 में इंडिया साइंस चैनल की शुरुआत की गई। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा शुरू किया गया इंटरनेट आधारित ये विज्ञान वेब चैनल विभाग के स्वायत्त संस्थान विज्ञान प्रसार द्वारा संचालित किया जा रहा है। इस चैनल पर विज्ञान पर आधारित डॉक्यूमेंट्रीज, ताज़ा विषयों पर स्टूडियो चर्चा, साक्षात्कार और हर आयु वर्ग को आकर्षित करने वाली विज्ञान लघु फिल्में और साप्ताहिक कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। आज तक के 1.5 साल से ज़्यादा के समय में हमने करीब 1500 से अधिक वीडियोस बनाए, लोगों तक पहुंचाए और ये सारे वीडियोस हमारे indiascience.in के वेबसाइट पे, पोर्टल पे अवेलेबल हैं। कभी भी किसी भी वक्त आप उसको देखना चाहें, डाउनलोड करना चाहें तो आप आराम से उसको देख सकते हैं। चूँकि ओपन सोर्स है, भारत सरकार का ये उपक्रम है और इसके अंदर चेष्टा ये है कि ये विज्ञान हर आदमी तक पहुँचे, जन जन तक विज्ञान पहुँचे, इसका ये प्रयास रहता है। मोबाइल के माध्यम से OTT चैनल अब हर एक के हाथ में अब उपलब्ध है और इंडिया साइंस इस मामले में पीछे नहीं है। इंडिया साइंस ना सिर्फ गूगल प्ले पे, ना सिर्फ एंड्रॉयड पे और एप्पल iStore पे, iOS स्टोर पे, बल्कि जियो टीवी पे भी आज उपलब्ध है। वेधशाला के महत्व और उससे संबंधित चुनौतियों को समझने के लिए हम पहुंचे सासे की पत्सियो हिम वेधशाला। ये वेधशाला मनाली लेह हाईवे पर 3800 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। पूरे वर्ष सक्रिय रहने वाले इस केंद्र पर मैनुअल और स्वचालित दोनों तरह की तकनीकों का उपयोग किया जाता है। ठंड के मौसम में यहाँ कई फीट बर्फ जमा हो जाती है। वैज्ञानिक यहाँ बर्फ और मौसम के मापदंडों का नियमित तौर पर मूल्यांकन करते रहते हैं। इन मानकों का उपयोग मौसम के साथ साथ हिमस्खलन के पूर्वानुमान के लिए किया जाता है। इन सभी वेधशालाओं और अनुसंधान केंद्रों द्वारा प्राप्त आंकड़े हिमस्खलन पूर्वानुमान केंद्र में भेजे जाते हैं। यहाँ इन आंकड़ों को तय मॉडल पे चलाया जाता है, वैज्ञानिक स्थिति का सटीक विश्लेषण करते हैं और ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित किया जाता है जहाँ हिमस्खलन की संभावना होती है। ले सकते हैं फिलहाल केंद्र बुलेटिन जारी करता है और संबंधित विभागों को सूचना भेजी जाती है। इस पूर्वानुमान के आधार पर सेना, नागरिक प्रशासन और आपदा प्रबंधन प्राधिकरण आगे की कार्यवाही तय करते हैं। बर्फ से ढके दुर्गम पहाड़ी इलाकों में मानवीय गतिविधियां आसान नहीं होती। इस समस्या से निजात पाने के लिए रिमोट सेंसिंग तकनीक का भी उपयोग किया जा रहा है। सासे की अपनी रिमोट सेंसिंग लैब और मोडीज रिसीविंग स्टेशन है। ये बिना मानवीय संपर्क के हिमस्खलन से जुड़ी जानकारी इकट्ठा करते हैं। तीनों महत्वपूर्ण मापदंड, हिम परतों में बढ़त की जानकारी, मौसम के उपयुक्त हालात और भूभाग की स्थिति का पता रिमोट सेंसिंग की मदद से नियमित तौर पर लगाया जा सकता है।
यहाँ हमें हर रोज सैटेलाइट डेटा मिलता रहता है। हमने बहुत से स्नो कवर रिलेटेड प्रोडक्ट को जेनरेट किया है, जैसे स्नो कवर एरिया, स्नो सरफेस टेम्परेचर, अलग अलग अक्षांश पर हिमपात का अलग अलग प्रभाव। इन आंकड़ों का इस्तेमाल हम हिमस्खलन पूर्वानुमान के लिए करते हैं। ये जानकारी हाई रेजोल्यूशन टेरेन मॉडल बनाने में उपयोगी होती है। इनका इस्तेमाल नियंत्रण संरचना उपकरणों को प्लान करने के लिए किया जाता है। विश्व भर में हिमस्खलन पूर्वानुमान और निगरानी के लिए कई प्रणालियों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसे कि लंबी दूरी की हिमस्खलन रडार लारा, शॉर्ट रेंज हिमस्खलन रडार सारा और इंफ्रासाउंड डिटेक्शन सिस्टम IDA। ये रडार सिस्टम स्थापित हिमस्खलन जोखिम क्षेत्रों की निगरानी करते हैं और अधिक विश्वसनीय पूर्वानुमान देते हैं। हिमस्खलन के 3 मुख्य भाग होते हैं: प्रारंभिक क्षेत्र, मध्य क्षेत्र और रनआउट क्षेत्र। प्रारंभिक क्षेत्र एक ढलान का सबसे अस्थिर भाग होता है, जहां असंतुलित बर्फ आसपास की हिम परत से टूटकर खिसकना शुरू होती है। हालांकि उपयुक्त परिस्थितियों में बर्फ ढलान के किसी भी हिस्से से टूट सकती है। मध्य क्षेत्र या हिमस्खलन पथ वो मार्ग या चैनल है जिससे होते हुए हिमस्खलन नीचे की ओर खिसकता है। और आखिर में रनआउट जोन, जहां सारी बर्फ और सारा मलबा आकर रुकता है। ये मलबे के जमा होने का क्षेत्र कहा जा सकता है। सासे ने धोंदी वेधशाला और अनुसंधान केंद्र में एक स्नो शूट फैसिलिटी की स्थापना की है। स्नो शूट फैसिलिटी एक कृत्रिम पर्वत ढलान की तरह है, जिसमें बर्फ के प्रवाह को निर्माण क्षेत्र, मध्य क्षेत्र और रनआउट क्षेत्र में मापा जाता है। यहाँ वैज्ञानिक नियंत्रित स्थितियों में हिमस्खलन के चरित्र का आकलन करते हैं। हमारे यहाँ एक स्नो शूट सेटअप भी है, जिसको एवेलांच के विभिन्न मापकों के आकलन के लिए डिजाइन किया गया है, जैसे कि हिमपात से एवेलांच का पूर्वानुमान, हिम प्रवाह की गति। इसके साथ साथ हम अलग अलग मॉडल स्ट्रक्चर की भी स्टडी कर रहे हैं, जैसे कि कैच डैम्स, स्नो फ्रेम्स आदि। वैज्ञानिकों ने संवेदनशील ढलानों पर आधुनिक मल्टी सेंसर संरचनाएं भी लगाई हैं, जिनकी मदद से प्राकृतिक तौर पर हिमस्खलन के बनने से लेकर इसके घटित होने तक के सारे तथ्यों के आंकड़े जमा किए जाते हैं। हिमस्खलन नियंत्रण के लिए इसी तरह की कई अन्य आधुनिक तकनीकों का भी उपयोग किया जा रहा है। इसके अलावा पत्सियो और मनाली में कोल्ड लैब्स की भी स्थापना की गई है। वैज्ञानिक क्षेत्र से बर्फ की विभिन्न परतों के नमूने जमा करते हैं, जिन्हें लंबे समय तक शीत प्रयोगशाला में रखा जा सकता है। इन नमूनों का आधुनिक तकनीक से लैस पर्यावरण नियंत्रित वॉक इन कोल्ड रूम में अध्ययन किया जाता है। इस अध्ययन से परत की मजबूती और भार वाहन क्षमता का पता लगाया जा सकता है। यहाँ हम लोग बर्फ की क्षमता की गणना करते हैं, जैसे बर्फ की प्रॉपर्टीज या डेंसिटी के आधार पर एक समय के बाद बर्फ की बनावट में क्या क्या बदलाव आते हैं। इस आधार पर हम हिमस्खलन पूर्वानुमान विभाग को पर्टिकुलर स्नो के यंग मॉडल के बारे में बताते हैं। हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर बर्फ की जानकारी देते हैं। इस अध्ययन का मकसद हिमस्खलन से पहले और उसके दौरान के नियंत्रण उपायों पर निर्णय लेना है। हिमस्खलन निर्माण को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न प्रकार के नियंत्रण संरचनाएं डिजाइन और विकसित की गई हैं, जैसे स्नो ब्रिज, स्नो नेट्स, स्नो फेंस आदि को हिमस्खलन को उसके निर्माण क्षेत्र में रोकथाम के लिए डिजाइन किया गया है, जो ज्यादा जमा बर्फ को एक साथ नीचे खिसकने से रोकते हैं। एवेलांच का प्रारंभिक क्षेत्र क्या है, मध्य क्षेत्र क्या है, या फिर किस गति से बर्फ नीचे की ओर आती है। इस आधार पर हम विशाल ढांचा तैयार करते हैं। इन ढांचों को बनाने के लिए स्टील या फिर कंक्रीट का इस्तेमाल किया जाता है। ये है MSP3 एवेलांच साइट। यहाँ एक स्नो गैलरी का निर्माण किया जा रहा है। सोलन घाटी के नजदीक मनाली धोंधी मार्ग पर स्थित ये साइट हर साल हिमस्खलन की वजह से बाधित हो जाती है।
जबकि ये जरूरी है कि हिमस्खलन के दौरान भी जनजीवन अपनी गति से ही चलता रहे। सासे ने ऐसे अनियंत्रित स्थानों के लिए स्नो गैलरी डिजाइन की है। सीमा सड़क संगठन की मदद से इन संरचनाओं का निर्माण किया जा रहा है। साइट 3 से कुछ किलोमीटर दूर MSP 7 एवलांच साइट पर एक और स्नो गैलरी लगभग बनकर तैयार हो चुकी है। स्नो गैलरी एक प्रकार की संरचना है जिसे हिमस्खलन के मध्य क्षेत्र का मूल्यांकन करके तैयार किया जाता है। भूभाग की बनावट और जोखिम इलाकों में हिमस्खलन की तीव्रता और विभिन्न मानकों के आधार पर हम अलग अलग स्थानों के लिए अलग अलग न्यूनीकरण योजनाएं तैयार करते हैं। ये एक दुर्गम क्षेत्र है जहां मलबा गिरता है, इसलिए यहां पर स्नो गैलरी बनाने के अलावा और कोई उपाय नहीं था। अब यहाँ बर्फ और मलबा स्नो गैलरी के ऊपर से निकल जाता और यातायात बाधित नहीं होता। दुर्गम इलाकों में सुरंगों का निर्माण भी इस तरह के जोखिमों को रोकने के लिए ही किया जाता है। ऐसे ही 8.8 किलोमीटर लंबी सुरंग रोहतांग पास पर बनाई जा रही है। इस सुरंग के शुरू होने के बाद हर मौसम में लाहौल स्पीति वैली में पहुंचना आसान हो जाएगा। हिमस्खलन से सड़कों की रक्षा के लिए वैज्ञानिकों ने ऐसी संरचनाओं को विकसित किया है जो हिमस्खलन का रास्ता बदल देती हैं। इसके लिए हिमस्खलन मध्य क्षेत्र में कंक्रीट की दीवार बनाई जाती है जो आने वाली हिमस्खलन की दिशा को बदल देती है। बर्फ से भरी सीमाओं की सुरक्षा बहुत जरूरी है। ऐसे में सैनिकों को उचित प्रशिक्षण देना आवश्यक है। सासे मुख्यालय में एक वर्चुअल रियलिटी सेंटर विकसित किया गया है। ये हिमालयी भूभाग का पूरा 3D विजुअलाइजेशन देता है। ये एक उत्कृष्ट प्रशिक्षण उपकरण है जो उपयोगकर्ताओं को भीषण एवं खतरनाक भूभाग और हिमस्खलन बहुल क्षेत्रों में बचाव करने की बारीकियों से परिचित कराता है। वास्तविक चित्रण के लिए गर्मियों और सर्दियों के महीनों की भू संदर्भित सैटेलाइट इमेजेस को एक 3D टेरेन मॉडल के जरिए दर्शाता है। इसी तरह GPS आधारित रियल टाइम एवलांच पाथ वार्निंग और नेविगेशन का भी उपयोग किया जा रहा है। साल 2019 में इंडिया साइंस चैनल की शुरुआत की गई। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा शुरू किया गया इंटरनेट आधारित ये विज्ञान वेब चैनल विभाग के स्वायत्त संस्थान विज्ञान प्रसार द्वारा संचालित किया जा रहा है। इस चैनल पर विज्ञान पर आधारित डॉक्यूमेंट्रीज, ताजा विषयों पर स्टूडियो चर्चा, साक्षात्कार और हर आयु वर्ग को आकर्षित करने वाली विज्ञान लघु फिल्में और साप्ताहिक कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। आज तक के 1.5 साल से ज़्यादा के समय में हमने करीब 1500 से अधिक वीडियोस बनाए, लोगों तक पहुंचाए और ये सारे वीडियोस हमारे indiascience.in के वेबसाइट पे, पोर्टल पे अवेलेबल हैं। कभी भी किसी भी वक्त आप उसको देखना चाहें, डाउनलोड करना चाहें तो आप आराम से उसको देख सकते हैं। चूँकि ये ओपन सोर्स है, भारत सरकार का ये उपक्रम है और इसके अंदर चेष्टा ये है कि ये विज्ञान हर आदमी तक पहुँचे, जन जन तक विज्ञान पहुँचे, इसका ये प्रयास रहता है। मोबाइल के माध्यम से OTT चैनल अब हर एक के हाथ में अब उपलब्ध है और इंडिया साइंस इस मामले में पीछे नहीं है। इंडिया साइंस ना सिर्फ गूगल प्ले पे, ना सिर्फ एंड्रॉयड पे और एप्पल आई स्टोर पे, iOS स्टोर पे, बल्कि जियो टीवी पे भी आज उपलब्ध है। हिमस्खलन एक प्राकृतिक आपदा है, इसे रोका नहीं जा सकता। हम सतर्क हो सकते हैं लेकिन इन्हें रोक नहीं सकते। इस सफेद आपदा के प्रभाव को कम करने के लिए किए जा रहे उपायों में से एक है नियंत्रित हिमस्खलन या कृत्रिम हिमस्खलन। कभी कभी स्की पेट्रोल्स, अनुसंधान संगठन और आपदा प्रबंधन संस्थान कृत्रिम ट्रिगर द्वारा हिमस्खलन को सक्रिय करते हैं। जब ढलानों पर बहुत ज्यादा बर्फ जमा हो जाती है
तो विस्फोटक या तोप खाने का सीमित समय के लिए उपयोग करके अस्थिर बर्फ को नीचे लाया जाता है ताकि जान माल का नुकसान टाला जा सके। हिमस्खलन के दौरान बर्फ में दबने वाले व्यक्ति को बचाने का अधिकतम समय 30 मिनट होता है। ऐसे समय में एनडीआरएफ की टीम सेना के साथ मिलकर लोगों को बचाने का काम करती है। ये खास सेंसिंग स्टिक्स का उपयोग करते हैं जो मोटी से मोटी बर्फ की परतों के नीचे भी जीवन का पता लगा सकती है। हिमस्खलन के दौरान किए जा रहे बचाव कार्यों में लापता लोगों का पता लगाने के लिए खोजी कुत्ते भी काफी मददगार होते हैं। प्रभावित का पता लगाने के बाद डीआरडीओ द्वारा टेलीमेडिसिन सेवाओं की मदद से घटना स्थल पर सबसे पहले प्राथमिक चिकित्सा दी जाती है। ये सभी प्रयास और अध्ययन हिमस्खलन के कारण होने वाली आपदाओं को कम करने में काफी सहायक साबित हुए हैं। बद्रीनाथ श्राइन पर हमें हिमस्खलन का पूर्वानुमान था। हमने 3 हिमस्खलन क्षेत्रों की पहचान की जो मंदिर को नुकसान पहुंचा सकते थे। बर्फ को मोड़ने के लिए हमने अलग अलग ढांचे स्थापित किए जो आज भी काम कर रहे हैं। हिमस्खलन की ऐसी ही घटना को हमने इसके विकसित होने के क्षेत्र में ही रोक लिया था जो जवाहर टनल को बाधित कर सकती थी। अब हिमस्खलन से नुकसान की घटनाएं पहले की तुलना में कम होती हैं। सावधानी ही सुरक्षा का सबसे बेहतर उपाय है। क्षमता निर्माण के साथ साथ राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एक नोडल एजेंसी होने के नाते नियमित रूप से दिशा निर्देश और सलाह देने का कार्य करता है। ऐसी ही कुछ सावधानियों के बारे में बात करते हैं जिनका हिमस्खलन प्रभावित क्षेत्र में खास ध्यान रखना चाहिए। लगातार हिमस्खलन की स्थिति का मूल्यांकन करें, खासकर ऐसे इलाके जहां हवा द्वारा ताजी बर्फ जमा होती हो ज्यादा असुरक्षित हैं। हमेशा बेहद खड़ी ढलान वाले क्षेत्र जो कि ज्यादा समय छाया में रहते हैं ज्यादा खतरनाक होते हैं। जोखिम भरे क्षेत्रों से एक एक करके उतरें और हिमस्खलन के संकेतों का ध्यान रखें। जितना जल्दी हो सके हिमस्खलन प्रभावित क्षेत्र को पार कर लें। दूसरे साथियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हिमस्खलन प्रभावित क्षेत्र को एक एक कर पार करें ताकि यदि कोई फंस जाए तो दूसरे उसे सुरक्षित बाहर निकाल सकें। मौसम की स्थिति की सही जानकारी लेते रहें। आपदा के दौरान मदद के लिए इन सहायता नंबरों पर संपर्क किया जा सकता है। आपातकालीन आपदा प्रबंधन 108, एम्बुलेंस हेल्पलाइन 102, पुलिस नियंत्रण कक्ष 100। ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि किसी भी जिले का अधिकारी उस जिले के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का प्रभारी होता है, इसलिए हमेशा जिले के जिला कार्यालय का फोन नंबर अपने पास रखें। हमें उम्मीद है कि हमारा भविष्य हिमस्खलन जैसी आपदा से पूरी तरह से सुरक्षित होगा।